हेलो दोस्तों, TET मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जो हमारे थर्ड ग्रेड के अंदर मैथ का सिलेबस है और साइंस का सिलेबस है, इसकी हम धीरे धीरे जो है वो सारे ही सिलेबस की वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो उसकी शुरुआत हम आज एक मैथ के टॉपिक से कर रहे हैं। लगभग आपको क्या है, एक सप्ताह के अंदर 4 या 5 वीडियो आपको मिलेंगी मैथ की, और फिर अगले सप्ताह 4 या 5 वीडियो आपको मिलेंगी साइंस की। तो इस तरीके से हमारा जो है वो पूरा पैटर्न इस तरीके से चलता रहेगा। और अभी हम जो मैथ के अंदर एक टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं, विशेष तौर पे ये कोर्स जो है वो थर्ड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो होता है, जिसमें जीके वगैरह भी आता है और उसके अंदर मैथ के भी कई क्वेश्चन होते हैं, तो उसको टारगेट करके ये बैच जो है वो चलेगा। बाकी आप देखोगे इस जो भी हमारे सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक दे रखे हैं वो अदर एग्ज़ाम के अंदर भी दिए हुए हैं, जैसे कि CET एग्ज़ाम है या और भी बहुत सारे, जो राजस्थान के अंदर पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसके अंदर सारे के सारे टॉपिक, यानी जैसे पहला टॉपिक हमें संख्या पद्धति दे रखा है मैथ्स के अंदर थर्ड ग्रेड के अंदर स्पेशल तौर पे, तो ये टॉपिक लगभग आपको हर एक एग्ज़ाम में इसमें से 1 या 2 प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, चाहे आप स्टेट एग्ज़ाम में बैठो, चाहे आप सेंटर एग्ज़ाम में, कोई भी SSC जैसा कोई भी एग्ज़ाम है, तो उसमें से यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना रहती है। 1 या 2 प्रश्न आते ही आते हैं। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, उसके बारे में हम सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति यानी इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि संख्याएं होती क्या हैं, संख्याएं उसका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है संख्याओं का, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमें संख्याओं का वर्गीकरण 2 तरीके से किया जाता है। एक को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं और दूसरे को कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं जो ज़्यादातर हमारे यूज में आने वाली संख्याएं हैं, जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, या फिर ऐसा आप कह सकते हो कि जो यानी ऐसी संख्याएं जो क्या है नंबर यानी संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है। ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती, उन्हें हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। तो ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं और ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब संख्या रेखा या फिर नंबर लाइन क्या होती है, तो नंबर लाइन के बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। तो नंबर लाइन क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कोई एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन इस तरीके से है। यहाँ पे इसके बीचों बीच क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे इधर क्या है, पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4, और फिर आगे चलता जाएगा इस तरीके। और ये कहाँ तक चलते हैं, इन्फिनिटी तक चलते हैं, यानी अनंत तक चलते हैं इधर नंबर। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं इधर, +1 +2 +3 +4, ठीक है। प्लस वाले सारे नंबर जो है वो इधर चलते जाएंगे और प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और जब इधर हटते हैं इस साइड, तो यहाँ पे आता है -1, फिर यहाँ पे आएगा -2, ठीक है, -3 और -4। इस तरीके से आगे नंबर चलते जाएंगे और माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ऐसी संख्याएं जो इस नंबर लाइन पे प्रदर्शित की जा सकें, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जो इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करती, उनको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे देखिए, यदि आपसे पूछा जाए -4 क्या है, तो -4 जो है इस लाइन पर आ रहा है, इसलिए ये क्या होगी, वास्तविक संख्या है। यानी यहाँ पर जो भी आपको नंबर लाइन पर संख्याएं दिख रही हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर आएंगी, वास्तविक संख्या के अंदर आएंगी। अब जैसे मान लीजिए आपसे क्या है, पूछ लिया जाता है कि 7/2 जो है वो इस नंबर लाइन पे तो दिख नहीं रहा, लेकिन ये वास्तविक नंबर है। तो 7/2 जो है एक्चुअल में इस नंबर लाइन पे है। यहाँ पे क्या है, अभी आप देखोगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें आप भाग दोगे तो 3 सही 1/2 इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। जब आप इसमें 2 का भाग लगाओगे, 3 बार पूरा चला जाएगा और एक शेषफल बचेगा, और फिर इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 सही 1/2 इसे लिखा जा सकता है। अब देखिए, ये 3 तो पूरे हैं और ये हमारे पास 3 रहा, यानी ये जो संख्या है, यानी ये वाली जो नंबर है, ये वाला 7/2 या फिर 3 सही 1/2, ये 3 और 4 के बीच आएगा। यानी 3 से 1/2 का मतलब क्या है, 3.5 भी आप इसे कह सकते हो, 3.5 भी कह सकते हो। यानी अब हमें क्या करना है, पहले 3 पे जाना है, 3 ये रहा और 4 ये रहा, यानी ये नंबर इनके बीच में आएगा। अब हमें यहाँ पे ये जो हमारे पास खाना आया 3 और 4 के बीच, ये वाला, इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे 2 लिखा है तो इसे 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो 2 बराबर पार्ट में, तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगाएंगे, 2 बराबर पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से आगे जाना है, फिर 1
एक हमें एक और छलांग लगानी है आगे, तो यहाँ पे 3 से हम आगे चले जाएंगे, यानी ये नंबर हमें यहाँ पे मिलेगा इस वाले पॉइंट पे। तो ये नंबर जो है वो कितना हो जाएगा 7/2, या फिर क्या इसको हम कह सकते हैं 3 सही 1/2, या फिर इसे क्या कहा जा सकता है 3.5 भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से ये भी नंबर क्या है संख्या रेखा पर आता है। और भी बहुत सारे नंबर जो संख्या रेखा पे आते हैं, जैसे 1.5 है वो भी संख्या रेखा पे आएगा, ठीक है। -1.5 है वो भी संख्या रेखा पे, 1.66 ये भी क्या है इस नंबर लाइन पे आएगा। तो इसलिए ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो क्या होंगी, वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अब ऐसी संख्याएं जो क्या है इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करेंगी वो क्या होंगी, काल्पनिक संख्याएं होंगी। और वो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर, जब भी आपको अंडर रूट के अंदर माइनस मिलेगा, जैसे मान लीजिए माइनस का अंडर रूट के अंदर मान लीजिए 2 लिख दिया, अब ये माइनस अंडर रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाएगा तो ये वाली संख्या क्या है, क्या बन जाएगी, काल्पनिक संख्या। ये वास्तविक संख्या नहीं रहेगी, ये काल्पनिक संख्या, और इसे इस नंबर लाइन पे क्या है हम शो नहीं कर सकते, प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इसमें इस लाइन पे इसका कोई भी अस्तित्व ऐसे नंबर का नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये काल्पनिक संख्या है। अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अंडर रूट 2 गुणा में -1, ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो अंडर रूट 2 है मैं इसको इस तरीके से तोड़ के भी लिख सकता हूँ -1। अब ये जो अंडर रूट में -1 है इसे हम कहते हैं आयोटा, ठीक है, काल्पनिक नंबर है, इसे हम आयोटा से शो करते हैं। तो इसे हम आयोटा यानी सिंबल आई ले लेते हैं। तो यानी ये हमारे पास जो अंडर रूट में -2 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट में 2 आयोटा, ठीक है भाई, क्योंकि ये जो -1 अंडर रूट में -1 है इसको हम आयोटा से लिखते हैं, तो ये आयोटा आ गया। अब जैसे आयोटा यानी हम कह सकते हैं कि आयोटा बराबर क्या है, तो आयोटा बराबर अंडर रूट में -1 है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यदि मैं आपसे कहूँ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से क्या स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगी, तो अंडर रूट स्क्वायर हट जाएगा तो कितना बच जाएगा -1। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपको क्या है माइनस का मान लीजिए आपको क्या है 4 के बारे में लिखना है, तो आप इसे इस तरीके से लिखोगे, ये 4 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 को हम क्या लिख सकते हैं आयोटा, तो ये इतना आ जाएगा, और अंडर रूट का हमें पता है तो ये 2 आयोटा। तो इस नंबर को हम इस तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट के अंदर माइनस है तो इसलिए ये नंबर क्या है काल्पनिक है। ये बात आपको, इतनी बात आपको अभी तक इस कॉन्सेप्ट में से आपको इतनी ही बात समझनी है कि वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं और काल्पनिक संख्याएँ या अवास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं, ठीक है। ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये आपको, ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर थोड़ा बहुत इसके अंदर हमने चर्चा की कि नंबर 2 प्रकार के होते हैं। ये बेसिक चर्चा है। इसके अंदर हमने पढ़ा कि रियल नंबर क्या होते हैं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, और काल्पनिक नंबर क्या होते हैं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित न किए जा सकें। इतनी बात आपको समझने में मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी जैसे अंडर रूट 5 है वो भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। अंडर रूट 2 है वो भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए अंडर रूट 5 है, इसको हम संख्या रेखा पर कैसे बताएंगे, कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको दर्शाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए वैसे तो अंडर रूट 5 हमें इसका एग्जैक्ट मान नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे इसे सीधे शो नहीं कर सकते, ठीक है, सीधे शो करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, हमारे पास एक तरीका है इसको इस नंबर लाइन पे शो करने का। तो सबसे पहले क्या है, हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और इस समकोण त्रिभुज के अंदर यहाँ पे हमें क्या है 90 डिग्री का कोण ले लेना है। अब ये जो 5 है, यदि हमारे पास ये वाली लेंथ a है और ये वाली लेंथ b हो और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है, किस त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने समकोण त्रिभुज ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, इसमें a ये वाली साइड है, ये वाली साइड b है, तो ये वाली साइड क्या आ जाएगी, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस 5 को इस तरीके से तोड़ना है कि यहाँ पे ये 2 हिस्से हमें मिल जाएं a और b, और इसका हम अंडर रूट करें तो हमें कितना मिल जाए, 5 मिल जाए, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको हम ऐसे 2 टुकड़ों के अंदर तोड़ेंगे। मान लीजिए हमने इसको 2 और 1 में तोड़ दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब मान लीजिए हमारे पास ये वाली लेंथ जो है a का मान, a की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम मूल बिंदु से चलेंगे और a की वैल्यू हम 2 लेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये वाली लाइन जो है, ये वाली आप देखिएगा, तो ये हमारे पास लेंथ कितनी हो गई,
तो 2 होगी। तो ये लेंथ हमारे पास कितनी है 2। तो यहाँ पे 0 से चले 2 तक चले गए तो ये लेंथ हमारे पास 2 आ गई। अब ऊपर की तरफ हमें ये वाली वैल्यू जो है कितनी लेनी है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1। तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, लेंथ जो है वो 1 है, ठीक है। तो ये वाली लेंथ जो है वो कितनी हमने ले ली 1, ठीक है। यानी 2 इकाई का यहाँ पे हमने चाप लगा दिया, 1 इकाई का हमने इधर चाप लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अब यदि हम ये वाली वैल्यू हम निकालेंगे तो ये वाले जो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया तो ये इसका क्या है, कर्ण बन गया। तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाएगा और इसके सामने वाला क्या बनेगा इधर कर्ण। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। यानी ये जो लेंथ हमारे पास बनी यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लेंथ जो बनी ये क्या है √5 है। लेकिन ये तो नंबर लाइन पे है नहीं, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एक कंपास लेना पड़ेगा, प्रकार को हमें खोलना है। तो प्रकार का जो नोक है यहाँ पे रखनी है और जहाँ पे क्या है प्रकार में पेंसिल लगा रखी है उसको हमें यहाँ पे रख के इस तरीके से हमें चाप काटना है। तो मान लीजिए ये चाप जो है वो कुछ इस तरीके से कट गया। तो ये यानी एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है, किस त्रिज्या का, तो √5 त्रिज्या का हमें क्या है एक सर्कल ड्रॉ करना है। और ये आकर के यहाँ पे कट जाएगा, ये आकर के यहाँ पे कट जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो हमारे पास पॉइंट आया ये क्या है √5 को शो करेगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि √5 जो है वो भी इस नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है। ऐसे सारे के सारे क्या है नंबर इस √ के अंदर आने वाले यहाँ पे क्या है शो किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चला कि √5 है, √2 है, ये सारे के सारे भी नंबर लाइन पे आ सकते हैं। इसलिए ये भी क्या होंगे, ये भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ तक हमें इतना ही समझना था। उसके बाद हम देखिए इसके अंतर्गत हम आगे का वर्गीकरण इसका किस तरीके से वो भी हम देखते हैं। उसके बाद देखिए आगे का नंबरों का वर्गीकरण हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्याओं को आगे फिर से क्या है, इनका वर्गीकरण किया गया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये 2 तरीके से क्या है इनका फिर से आगे वर्गीकरण किया गया है। अब यदि हम परिमेय संख्या के बारे में बात करें तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q रूप में लिखा जा सके उनको तो हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि P और Q जो है वो क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि P और Q क्या है, को प्राइम नंबर हैं, सहभाज्य संख्याएं, पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप क्या है टेंशन मत लीजिए। जैसे परिमेय संख्याओं के बारे में हम बात करें तो जैसे मैंने लिख दिया कि 1/2, तो 1/2 क्या है, इसको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है 1/2। और Q का मान यानी नीचे बटा में 0 नहीं होना चाहिए, बटा में 0 भी नहीं है और P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एक परिमेय संख्या बन जाएगी। उसके बाद जैसे मैंने लिख दिया -7/2, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद मैंने लिखा 1.5, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बटा में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और इसे काटेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3/2। तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारे नंबर्स, जैसे मैंने अकेला 5 लिख दिया तो अकेला 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे नंबर आते हैं, इसके अंदर सारे ही नंबर आ जाएंगे। तो सारे नंबर मतलब जो पूर्णांक होते हैं, ठीक है, सारे पूर्णांक इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पूर्णांक और बटा वाली राशियाँ जो इस तरीके से P/Q फॉर्म में लिखी जा सकें वो क्या होंगी, वो हमेशा परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसे P/Q फॉर्म में, P/Q रूप में न लिखा जा सके, न लिखा जा सके। तो ऐसी संख्याएं जिसे क्या है P/Q फॉर्म में न लिखा जा सके वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे मान लीजिए √2 एग्जाम्पल, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.414 और आगे चलती जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये संख्या क्या है P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जाता, √2 को आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए ये क्या है, क्या होगी, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर होगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अब इसके अलावा हम क्या है, √3 की वैल्यू हम देखें, √3 की वैल्यू जो है वो 1.732 होती है और इसके आगे भी चलती जाती है। तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी क्या है, हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। और भी बहुत सारे नंबर। अच्छा, एक और जो एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ पे आपसे क्या पूछता है कि 22/7
22/7 परिमेय है या अपरिमेय। और यहाँ पे आपसे एग्जांपल पूछता है कि पाई जो है वो परिमेय है या अपरिमेय। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 22/7 जो है ये p/q फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए क्या है, ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, रैशनल नंबर होगा। ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा पाई की एग्जैक्ट वैल्यू, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू, वैसे हम क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे पाई का मान हम इसके लगभग किसके बराबर ले लेते हैं, 22/7 के बराबर ले लेते हैं। ठीक है। लेकिन ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7। ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये तो हम क्या है इसके क्या है निकटतम मान लेते हैं। तो पाई का निकटतम मान 22/7 के लगभग बराबर है, तो इसलिए क्या है हम पूर्णतः बराबर नहीं कह सकते। ठीक है। तो पाई का मान जो है 22/7 नहीं होता, वो तो हम मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए क्वेश्चनों में। तो इसलिए क्या है, पाई जो है वो उसे p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसकी वैल्यू जो है 3.14 ऐसे बहुत आगे आगे चलती जाती है। ठीक है। तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो अभी तक क्या है बहुत अंकों तक खोजी जा चुकी है। अभी भी क्या है इसके आगे भी जो चल रही है कंप्यूटर के द्वारा क्या है लाखों डिजिट तक इसके जो है आगे यानी 3.14 इस तरह के आगे 7 जो भी कुछ चलता जाएगा, ये आगे लाखों डिजिट तक खोजी जा चुकी है, आज तक इसका अंत नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या हो जाएगी, इसे इसलिए क्या है इसे p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये भी क्या होगी, पाई जो है वो तो क्या है अपरिमेय और 22/7 क्या है, ये है परिमेय। ये ज़्यादातर पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 22/7 और पाई इन दोनों में आप बताइए परिमेय कौन सा है, अपरिमेय कौन सा है। तो पाई जो है वो क्या होगी अपरिमेय संख्या और 22/7 क्या है परिमेय संख्या। इस तरीके से हमने यहाँ तक नंबर का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं को आगे हम किस तरीके से आगे पढ़ सकते हैं, परिमेय संख्याओं के आगे इसका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, तो वो भी हम देखते हैं। चलिए अभी अब आगे देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के आगे क्या है। तो परिमेय संख्याओं को भी आगे दो रूप में हम बांट सकते हैं, एक तो पूर्णांक इंटीजर और एक दशमलव रूप या दशमलव संख्याएं या डेसिमल फॉर्म, आप डेसिमल नंबर कह सकते हो। तो यहाँ पे पूर्णांक आप देखिए, पूर्णांक के अंदर नेगेटिव सारे के सारे इंटीजर आ जाते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं और जीरो भी आ जाती है। यानी नेगेटिव वाले सारे नंबर -3 -2 -1 और जीरो आ जाती है, और +1 +2 +3 और प्लस इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। यानी जो भी नंबर लाइन पे जो भी संख्याएं आती हैं वो सारी की सारी क्या है पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। पूर्णांक में पूरे अंक होने चाहिए, पॉइंटों में नहीं होने चाहिए, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है। पूर्णांक होने चाहिए, पूरे अंक होने चाहिए, पॉइंटों में नहीं होने चाहिए, बटा में नहीं होनी चाहिए। जैसे 7/2 पूर्णांक नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने 7/2 लिखा तो इसकी वैल्यू जो है पॉइंटों में आएगी 3.5, इसलिए ये क्या है पूर्णांक नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 यानी आगे भी चलते जाएंगे +4 प्लस इन्फिनिटी तक, और इधर क्या है -इन्फिनिटी तक। ये सारे के सारे क्या होते हैं इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक को भी हम आगे दो तरीके से बांट सकते हैं, एक तो क्या है पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में +1 +2 +3 और +4 इस तरीके से इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। और नेगेटिव में क्या आएगा, माइनस क्या है -1 -2 -3 और इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। ठीक है। इस तरीके। अच्छा जीरो के बारे में, जीरो बच गया। देखिए पॉजिटिव में हमने +1 से शुरुआत की, नेगेटिव में जो नंबर लाइन के इस साइड लिखे होते हैं, यहाँ पे हमने नंबर लाइन बनाई थी जो इस साइड लिखे थे, तो वो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। अब यहाँ पे जीरो बच गया, तो ये जो जीरो बच गया ये क्या है फिर। ठीक है। तो जीरो न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है, यानी न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, और न ऋणात्मक। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक माना जाता है। तो ये पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है, ये बात आपको ध्यान रखनी जीरो के बारे में। अब इसके आगे हम पूर्णांक के बाद हम जब आगे थोड़ा इसके आगे हम क्लासिफिकेशन करें तो पूर्णांक के बाद आता है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। ठीक है। ये तो पूर्णांक थे, अभी पूर्ण संख्या। ठीक है। वोल नंबर्स। ठीक है। तो ये जो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो ये इसमें जब हम क्या है जीरो से स्टार्ट करें, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर थे, इसमें हमने जीरो को भी शामिल कर लिया, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से आगे चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक, तो ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे।
पूर्ण संख्या में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर के साथ जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, तो ये क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं, उम्मीद है कि दिख रहा होगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में, तो नेचुरल नंबर में आपको ये ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर हैं हमारे पास उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता, 1 2 3, और जब जीरो शामिल कर लिया जाए नेचुरल नंबर के अंदर, यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। 0 1 2 3 इस तरीके से, और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को मिला दिया जाए और जीरो को शामिल कर लिया जाए तो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मिलाकर के पूर्णांक। ये नंबर का क्लासिफिकेशन आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, पूछा नहीं जाता तो कई बार क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए हमें ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याओं का हमें पता ही नहीं प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कौन कौन सी हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बात आपको पता निश्चित तौर पे होनी ही चाहिए। उसके बाद आता है दशमलव संख्याएं। दशमलव यानी दशमलव में डेसिमल में लिखी गई संख्याएं। अब ये भी दो तरह की होती हैं, एक तो होती है शांत और एक होती है अशांत, ठीक है। तो शांत जैसे मैंने लिख दिया, शांत का मतलब क्या है, दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाकर के वो संख्या समाप्त हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 7.5, तो ये देखिए पॉइंट के बाद 5 एक ही संख्या आई और ये समाप्त हो गया। अब मान लीजिए मैंने लिख दिया 1.256, तो ये भी आप देखिएगा यहाँ पे जाके पॉइंट के बाद 3 नंबर पे जाके 256, यहाँ पे जाके ये क्या है, समाप्त हो रही है। इसके आगे ये संख्या पॉइंट के बाद नहीं चल रही, आगे कोई भी संख्या आगे नहीं लिखी जा रही, तो ये सारी की सारी, ये भी शांत है, ये भी शांत। शांत मतलब रुका हुआ, शांत, ये कहीं ना कहीं जाकर के शांत हो जाए, आप ऐसा समझ सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो कभी क्या है, शांत ना हो, ठीक है, यानी ये चलते ही जाएं, खत्म ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 0.555 और 5, और आगे ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये आप देखिएगा कहीं भी जाकर के समाप्त नहीं हो रहा, इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो इसलिए क्या है, ये अशांत है, अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया, जैसे मान लीजिए 3.1472829 और इस तरीके से ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, अशांत है, ये भी इन्फिनिटी तक आगे चलता जा रहा है। इसका भी हमें अता पता नहीं कि ये कहाँ पे जाकर के रुकेगा, और इसका भी नहीं पता कि ये कहाँ पे जाके रुकेगा, इसलिए ये क्या है, अशांत दशमलव कहलाएगा। और शांत क्या होता है, जिसका हमें पता हो ये कहीं ना कहीं जाकर के क्या हो जाए, रुक जाए, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये शांत और अशांत हमें पता चल गया। उसके बाद होता है रिपीटिंग। ये अशांत डेसिमल भी आगे दो प्रकार का होता है। अशांत में क्या है, एक में तो एक ही संख्या लगातार आप देखिए बार बार रिपीट हो रही है, और एक में देखिए ये सारी संख्याएं लगभग क्या है, ये रिपीट कोई भी संख्या नहीं हो रही। वैसे आप देखोगे 2, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन 2 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 8, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये, इसको हम रिपीटिंग डेसिमल नहीं कह सकते, ये नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो है, एक तो आता है अशांत के, अशांत भी आगे दो तरह का हो जाता है। एक तो होता है आवर्ती, आवर्ती का मतलब यानी वापस बार बार नंबर वही दोहराना स्टार्ट हो जाए, और अनावर्ती का मतलब होता है वो नंबर वापस से दोहराए ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं अनावर्ती। यानी ये होता है रिपीटिंग और ये होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा रिपीटिंग के अंदर क्या आएगा, 0.5, ये वाला एग्जाम्पल आप रिपीटिंग के अंदर रख सकते हो, 5 5 5 और 5, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 0.5 इसके ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर बार लगाया जा सकता है, 0.5 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो ये बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब ये है कि ये जो 5 है ये आगे बार बार आ रहा है, इसका मतलब इतना ही है। ये जो 5 के ऊपर हमने बार लगा दिया, बार का मतलब क्या है, वही नंबर वापस रिपीट होता जा रहा है, अनंत तक चलेगा, वही नंबर वापस 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 आता जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे देखिएगा 1.25, फिर आगे लिख दिया मैंने 25, फिर आगे लिख दिया मैंने 25। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.25 और दोनों के ऊपर बार, क्योंकि इस बार क्या है, दोनों ही नंबर क्या है, रिपीट हो रहे हैं,
ठीक है, दोनों ही नंबर जब रिपीट हों तो दोनों के ऊपर बार लगा दीजिए, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक के ऊपर बार लगा दीजिए। उसके बाद क्या है, अनावर्ती। अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग, अशांत और अनावर्ती, ये दोनों मिला के हम देखेंगे तो आप देखिएगा 3 पॉइंट, ये वाला जो एग्जांपल लिखा था आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 7 2 8 9 2 9, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। तो आप देखिएगा ये न तो क्या है रिपीट हो रहा है और न ही रुक रहा है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती। और यदि कोई रिपीट हो रहा है नंबर और यदि वो रुक जाएगा तो उसको हम कहेंगे अशांत और आवर्ती। अशांत तो है लेकिन आवर्ती है। लेकिन यदि कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा और रुक भी नहीं रहा तो उसको हम कहेंगे अशांत अनावर्ती। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दशमलव के बाद ये हम बात कर रहे हैं दशमलव वाली संख्याओं को किस तरीके से बांट सकते हैं। वापिस एक बार फिर देखिएगा, क्योंकि ये हमारे स्पेसिफिक एक टॉपिक दे रखा है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हमें काम देने वाला है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा एक बार और देखिएगा। दशमलव संख्याएँ, ये तो आपको इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए दशमलव संख्याएं, इसका दशमलव प्रसार दो तरीके का हो सकता है। कोई भी दशमलव प्रसार जब हम लिखते हैं दो तरीके का लिख सकते हैं, एक तो शांत और एक अशांत। शांत में क्या है, दशमलव के बाद यदि वो जाकर के कहीं ना कहीं पे रुक जाए, दशमलव के बाद संख्याएं कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएं, पॉइंट के बाद नंबर वो समाप्त हो जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। और यदि वो नंबर पॉइंट के बाद लगातार चलता जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट के बाद समाप्त ना हो और लगातार चलता जाए, उसको हम क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। ये जो शांत दशमलव संख्याएं हैं, ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय भी होती हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है कि शांत दशमलव ये क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। और अशांत आवर्ती वाले यानी ये वाले भी क्या होते हैं, ये वाले भी परिमेय। यानी शांत दशमलव और अशांत आवर्ती ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों दशमलव जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी इनको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा था 0.555 और आगे इन्फिनिटी तक चलता गया, तो इसको क्या है, हम लिख सकते हैं 0.5 के ऊपर बार। ठीक है, तो इसको जब हम परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे, परिमेय संख्या क्या, जिसे p/q फॉर्म में लिखा जा सके, तो इसे हम लिखेंगे तो यह आ जाएगा 5/9। ठीक है, 5/9। और ये इसको हमने कैसे चेंज किया, ये 5/9 कैसे आ गया, तो इसको हम क्या है आगे जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से इसके क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, इसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे कि जब बार ऊपर लगा होता है तो बार को हटा करके हम परिमेय संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम बाद में डिस्कशन इसका करेंगे। लेकिन अभी आपको देखना है कि इसको 5/9 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 0.7 लिखा हुआ है तो ये 7/9 आ जाएगा, यानी 7/9 आ जाएगा। इस तरीके से शांत ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत हो या फिर अशांत आवर्ती हो यानी रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अशांत और अनावर्ती यानी दशमलव के बाद न तो रुके और न ही वापस रिपीट हो, तो ये वाली जो संख्या लिखी है, ये वाली संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और ये संख्या जो है वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहलाएगी। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होंगी, इसमें कोई भी आपको डाउट दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ये आपको इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। परिमेय यानी नंबर्स के बारे में आप जितना ज़्यादा जानोगे ना, उतना ही आप क्वेश्चन करने की आपकी अप्रोच बढ़ेगी, बढ़िया से आप क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। और मेरे हिसाब से इतना हर कोई जानता ही है। तो ये वापस आपको एक फ्लो बनाने के लिए कि हम वापस क्वेश्चनों की तरफ आगे चलेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये इसको हम यूज किस तरीके से करते हैं। तो ये बात आपको यहाँ तक आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक जो हमने पढ़ा, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में यहाँ से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें निकल करके आती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात क्या है कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, यानी जो रिपीट हो रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती वाली दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती हैं, क्योंकि इन्हें p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है पहले वाली बात। ठीक है, और दूसरी बात भी आपको ध्यान रखनी है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग यानी अशांत हो और अनावर्ती हो, रिपीट भी ना हो रहा हो और रुक भी ना रहा हो, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और ये क्या है, अभाज्य संख्याएं, कि अभाज्य संख्याओं का यदि हम वर्गमूल लें तो वो सारी की सारी संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो वो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। यानी जैसे अंडर रूट में 2 लिख लिया, अंडर रूट में 5 है, अंडर रूट में 7 है, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं
इनका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा आएगा, अशांत अनावर्ती का आएगा। इसलिए ये सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। यानी यदि प्राइम नंबर को लिख के उसके ऊपर हम वर्गमूल लगा दें तो वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपको कुछ और की बातों का ध्यान रखना है। जैसे हम क्या है, जीरो में किसी भी नेचुरल नंबर का भाग देते हैं, जीरो में हम किसी भी नेचुरल नंबर का भाग देते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। और यदि हम किसी नेचुरल नंबर में जीरो का भाग देते हैं तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है। और यदि हम क्या है, जीरो में जीरो का ही भाग दें, जीरो में जीरो का भाग दें तो ये जो है वो नॉट डिफाइन है, यानी परिभाषित नहीं है। ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जीरो में किसी भी नेचुरल नंबर का भाग दें तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी जैसे 0/2 तो आंसर क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। और यदि किसी नेचुरल नंबर में जीरो का भाग दें, जैसे 2/0, ठीक है, तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और यदि जीरो में जीरो का ही भाग दे दें तो वो नॉट डिफाइन यानी अपरिभाषित होगा। ठीक है। तो ये 3 बातें आपको और एक्स्ट्रा याद रखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं और भी संख्याएं हैं, उनको हम किस तरीके से इनका वर्गीकरण हम, चलिए भी अब हम देखते हैं कि पूर्णांकों का आगे वर्गीकरण किस तरीके से किया गया, इंटीजर का। तो इंटीजर को आगे हम और भी 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, और दूसरे को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर या फिर संयुक्त संख्याएं, ऐसा भी कह सकते हो, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्याएं। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर, अब ये 2 तरीके के होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, केवल और केवल 2 फैक्टर हों, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। जैसे, और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, वो खुद होना चाहिए। यानी वो जो हम संख्या लिख रहे हैं वो सव्य खुद सव्य संख्या, यानी जो हम संख्या लेंगे वही उसका एक तो गुणनखंड होगी या फैक्टर होगी, और एक जो है उसका फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने क्या है 2 लिख दिया, यहाँ पे हमने 2 लिखा, तो 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 × 2। ठीक है। इसी तरीके से लिखा जा सकता है, इसको और किसी भी तरीके से नहीं लिखा जा सकता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 है और एक वो खुद संख्या। जैसे हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 3। तो एक तो 1 है और एक 3 है, तो वो खुद संख्या है। तो ऐसे सारे के सारे नंबर, जैसे हमने 11 ले लिया, 11 1 × 11 यही लिखा जा सकता है, और इसको किसी तरीके से 2 टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये एक 1 है और एक वो खुद संख्या है। तो यानी ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हों, एक तो क्या हो 1 हो और एक वो खुद जो हम संख्या ले रहे हैं वो 2 ही संख्याएं। ठीक है। यानी एक तो वो खुद संख्या और एक उसका फैक्टर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याओं में आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है। अभाज्य संख्याएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं वो आप थोड़ा ध्यान रखोगे। अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7। ठीक है। फिर 7 के बाद क्या आएगा, 11, फिर 13, इस तरीके से आगे चलती जाएंगी। ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। क्योंकि इनके क्या है, 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 है और एक इटसेल्फ यानी ये खुद संख्या वही उसका गुणनखंड होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आपको कुछ और बातें भी ध्यान रखनी है। जैसे कि ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या है, इवन है, सम है, जो कि सम है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कि सम है, तो सम अकेला क्या होगा, 2 होगा जो कि सम है। इसके अलावा और कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है जो कि सम हो। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर आपसे पूछा जाए तो भी आपको क्या बताना है, 2 बताना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो कि इवन हो, इवन अकेला एक ही है और वो कौन सा है, 2 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या है हमारे पास, अगला आता है, उसके बाद अगला है हमारे पास कि यहाँ पे आप देखिएगा, ये आप तीनों नंबरों को गौर से ज़रा देखिएगा, 3, 5 और 7, 3, 5 और 7। अब आप इसमें देखिएगा ये तीनों के तीनों क्या हैं, ऑड नंबर हैं। तीनों के तीनों क्या हैं, ऑड नंबर हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता चली, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ऑड नंबर हैं, ये ऑड नंबर हैं। और ऑड नंबर होने के साथ आप देखिएगा इसमें गैप भी क्या है, बराबर है। यहाँ पे ये 2 का गैप है,
यहाँ पे भी आप देखिएगा 2 का गैप है। अब यहाँ पे एक बात और आपको समझनी है कि ये तीनों प्राइम नंबर जो हैं ये लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो ये क्रमागत 3 क्या है, प्राइम नंबर का एक सेट है, जो कि हमें ऐसा एक ही सेट मिलता है। ये भी और सेट हमें आगे कहीं पर नहीं मिलेगा। जैसे 11, 11 के बाद 13 आएगा, या फिर आप यहाँ से देखिए 7, 7 में आगे, यहाँ पे आप देखिएगा 7 के बाद आगे 9 आना चाहिए, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं होता तो नहीं आएगा। 11, 13 फिर आगे 15 आना चाहिए, लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं, आगे सीधा 17 आएगा। तो ये हमें एक ऐसा यहीं पे एक ऐसा सेट मिलेगा 3, 5 और 7, जो कि लगातार 3 संख्याएं हैं, और ये लगातार 3 विषम संख्याएं हैं और प्राइम नंबर भी हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि 3 लगातार यदि विषम संख्याओं की बात करें जो कि प्राइम भी हों, तो वो 3, 5 और 7 होंगी, इसके अलावा नहीं हो सकती। इसके अलावा और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो क्या है, क्रमागत विषम संख्याएं भी हों और प्राइम नंबर भी हों, ऐसा हमें और कोई सेट नहीं मिलेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि प्राइम नंबर आप बताइए। जैसे आप देखिएगा 1 से 50 तक आपसे प्राइम नंबर पूछे जाएंगे। 1 से 50 तक प्राइम नंबर जो हैं वो कितने होते हैं, तो ये बात आपको पूछी जा सकती है। 1 से 100 तक प्राइम नंबर आप कितने होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और तीसरी बात जो है वो 1 से लेकर के या फिर 51 से लेकर के 100 तक भी आपसे प्राइम नंबर जो है पूछे जा सकते हैं। तो 1 से यदि आपसे क्या पूछेगा, 50 तक पूछेगा, 1 से 50 तक पूछेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कितने हैं, तो 15 प्राइम नंबर हैं। तो 15 प्राइम नंबर, 15 प्राइम नंबर, ठीक है। 1 से 50 तक आपसे पूछेगा, 15 प्राइम नंबर हैं। कौन कौन से आप गिन भी सकते हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। 13 के बाद क्या आएगा, 17, 19, ठीक है। इस तरीके से आप गिन भी सकते हो, काउंट कर भी सकते हो, तो वो आप कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 से लेके 100 तक कितने हैं, 25 प्राइम नंबर हैं 1 से लेके 100 तक। तो 1 से लेके 100 तक पूछेगा तो कितने, 25 प्राइम नंबर, 25 प्राइम नंबर, ठीक है। कितनी संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 100 तक, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप बता दोगे 25 अभाज्य संख्या। ये आंकड़े आपको याद ही कर लेने हैं, क्योंकि वहाँ पे पेपर में यदि ऐसा पूछ लिया गया तो आप ऐसे गिनने नहीं बैठोगे। इसलिए क्या है, ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए। 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 15, और 1 से 100 तक कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। और यदि आपसे ये पूछ ले कि 51 से 100 तक कितने होते हैं, 51 से 100 तक, तो 51 से लेके 100 तक यदि आपसे प्राइम नंबर पूछे तो आपको बताना है कि 10 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर, 10 प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 1 से 50 तक पूछे 15 प्राइम नंबर, 1 से 100 तक पूछे 25, और 51 से 100 तक पूछे तो कितने, 10 प्राइम नंबर होते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपको, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद संयुक्त संख्याएं या कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे एक बात और भी आप देख सकते हो, ये 3, 5 और 7 जो है ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। ये के सारे 3, 5 और 7 ये जो एक ऐसा सेट है जो कि एक समांतर श्रेणी भी बनाता है। तो एक क्रम में है, लगातार ऑड नंबर है, और क्या बनाता है, एक समांतर श्रेणी भी बनाता है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। 3, 5 और 7, इसमें आप देखोगे इसमें भी 2 का गैप, इसमें भी 2 का गैप, जिसमें सारांतर कितना है, 2 है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कैसा अभाज्य संख्याओं का कौन सा समूह है जो एक समांतर श्रेणी के अंदर है। तो 3, 5 और 7 वो ये आंसर रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिनके क्या है 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो, ठीक है। 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 6, तो 6 में आप देखिएगा 6 का एक गुणनखंड जो है वो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, फैक्टर, इसके फैक्टर 1, 2, 3 और एक 6 भी होता है। तो इसके टोटल कितने, 4 फैक्टर आ गए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। जैसे हम 4 यहाँ पे लिखेंगे तो 4 के क्या है, 1 एक फैक्टर है, एक 2 भी है और एक खुद 4 है। तो इसके भी 3 क्या है, 3 इसके फैक्टर हैं। तो कम ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम कितने फैक्टर हों, कम से कम 3 फैक्टर, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। कम से कम यदि 3 फैक्टर हैं तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। कंपोजिट नंबर जो है वो 4 से स्टार्ट होता है। पहला नंबर 4, फिर 6, फिर 8, फिर आगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर आगे चलते जाएंगे। 9 के बाद कितना आएगा, 10 आएगा,
ठीक है, इस तरीके से आगे चलती जाएंगी संख्याएं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अब यहाँ से एक बात आपसे ये भी पूछी जाएगी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा यदि आपसे कंपोजिट नंबर पूछा जाए तो आप कितना बता दोगे, 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4 है। अब यहाँ पे आप देखिएगा 2 की बात हम करें तो 2 और 3 तो इधर आ गए, लेकिन 1 किधर गया, 1 तो नहीं तो इधर शामिल हुआ अभाज्य संख्या में और 1 नहीं कंपोजिट संख्याओं के अंदर आया। तो 1 क्या है, तो 1 के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 1 जो है ये है यूनिवर्सल फैक्टर यानी सार्वत्रिक गुणनखंड, सार्वत्रिक गुणनखंड, ठीक है। यानी 1 जो है वो सभी का फैक्टर है, 1 जो है वो सभी संख्याओं का फैक्टर है। इसलिए 1 न तो क्या है प्राइम नंबर के अंदर आएगा और न ही कंपोजिट के अंदर, इसको एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया कि 1 को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुणनखंड कहते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये दुनिया में कोई भी आप नंबर लाओ तो 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुणनखंड कहते हैं, सार्वत्रिक फैक्टर कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर नहीं कंपोजिट नंबर पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है, तो 4 होती है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संयुक्त संख्या या सम कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो भी आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। लेकिन यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, यानी विषम कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो ये तो 4, 6, 8 ये तो क्या है, सम संख्याएं हैं। तो सबसे छोटे वाला कौन सा है, 9 है, और ये क्या है, ऑड है। तो ये एक ऐसा नंबर है जो कि विषम भी है और कंपोजिट भी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे छोटा यदि आपसे क्या है, विषम कंपोजिट संख्या पूछी जाए तो आपको 9 लगाना है। यदि सम पूछा जाए या सबसे छोटी पूछी जाए कंपोजिट नंबर तो आपको आंसर कितना लगाना है, 4 मार्क करके आगे बढ़ना है। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको यहाँ तक भी आप आसानी से समझ गए होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अभी वीडियो की लेंथ थोड़ा बड़ी हो चुकी है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। बाकी और जो है परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, गुणनखंड फैक्टर हम कैसे ज्ञात करते हैं, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो यहीं तक विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।